अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ग्लूकोज बर्न किया जा रहा है। जो भी शरीर में आपने कल रात को खाया था, उसमें से जो भी अभी तक रिजर्व के तौर पे आपके शरीर ने बचा के रखा है, उसको यहाँ इस हाथ की जो कोशिका है, या जब आप पैडल चला रहे हैं साइकिल का, तो जब आपके पैर की जो कोशिका है वो ग्लूकोज को बर्न कर रही है, आपके ब्लड से जो आ रहा है उस ग्लूकोज को बर्न करके वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। अब स्वाभाविक सी बात है कि एक समय आएगा जब ग्लूकोज का आना कम हो जाएगा, लेकिन आपका शरीर अभी भी कड़ी मेहनत कर रहा है, तो उसको तो ज्यादा ग्लूकोज चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि शरीर आपका थक जाता है। आपके शरीर को इनफ ग्लूकोज या इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो शरीर जो है थक जाता है। शरीर बोलता है अब हम और नहीं कर पाएंगे, हम थक गए हैं, है ना। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को हम लोग थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं कि होता क्या है। जब भी हम खाना खाते हैं तो खाने को कार्बोहाइड्रेट में बदला जाता है, या कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनको ब्रेक डाउन किया जाता है ग्लूकोज में, और ये शरीर की प्रक्रिया है। जब खाना खाते हैं तो स्टमक के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसमें मिक्स होते हैं और खाने को कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में बदल देते हैं। अब ये ग्लूकोज जैसे जैसे आगे जाता है, वैसे वैसे इस ग्लूकोज को इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। आप देखिए कि अगर आप सरकारी दफ्तर में गए हैं, एग्जाम्पल समझिएगा, अगर आप सरकारी दफ्तर में गए हैं और आपको अगर बड़े बाबू तक, बड़े साहब के तक फाइल को पहुंचाना है, अपनी फाइल को या अपने किसी कागज को पहुंचाना है, तो कौन लेकर जाएगा? पियोन लेकर जाएगा ना। मान लीजिए अगर पियोन नहीं ऑफिस आया है, तो आपकी फाइल आप तो पहुंचा नहीं सकते, क्योंकि सरकारी दफ्तर में ऑफिस के अंदर तो पियोन ही जा पाएगा, आप तो जा नहीं पाएंगे। यानी कि अगर पियोन ना हो तो आपकी फाइल अंदर तक पहुंचेगी ही नहीं, या अगर पियोन आपसे नाराज हो जाए तब भी नहीं पहुंचेगी, या पियोन को अगर आप कुछ ऐसा नहीं देते तो वो नहीं पहुंचेगी फाइल। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो जैसे सरकारी दफ्तर में पियोन एक फाइल को दूसरे टेबल तक, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें टेबल पे लेकर जाता है, और क्योंकि वो पियोन लेकर के जाता है, इस वजह से जो अधिकारी है जो उस फाइल को पियोन से ले रहा है, वो फाइल को शक की नजर से नहीं देखता, क्योंकि पियोन ही तो लेकर आया है, डेली लेकर आता है। पियोन तो डेली लेकर आता है फाइलों को। इस वजह से पियोन को देख करके जो अधिकारी हैं, जो फाइल को रिसीव करते हैं और फाइल के ऊपर काम करते हैं, वो लोग घबराते नहीं हैं, वो लोग चिंता में नहीं आते। तो जैसे आपकी सरकारी दफ्तर में आपकी फाइल को सरकारी दफ्तर के अंदर पियोन लेकर जाता है और उसे एक टेबल से दूसरे टेबल, दूसरे टेबल से तीसरे टेबल लेकर जाता है। अगर पियोन ना ले जाए और उस फाइल को अगर आप लेकर जाएं, तो हो सकता है अधिकारी आपको चौंक कर देखे कि अरे आप कौन है, आप क्यों फाइल लेकर आए हैं? फाइल तो हमारा पियोन लेकर आता था। जाइए, आज 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 हम आपका फाइल नहीं लेंगे, पियोन आएगा तब हम लेंगे। क्योंकि पियोन को पता है कि किस तरह की फाइलें लेनी है। पियोन को पता है कि फाइल में कौन कौन से कागज होने चाहिए। पियोन को पता है कि किस तरह से उसको सजाना है, ताकि सरकारी अफसर को ज्यादा समय ना लगे उसको प्रोसेस करने में, उसको अरेंज ना करना पड़े। ठीक उसी तरह से जब आप शरीर के अंदर खाना खाते हैं तो उसको ग्लूकोज में तोड़ा जाता है, जब कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ा जाता है, और ग्लूकोज को इंसुलिन रूपी पियोन की जरूरत है सेल के अंदर घुसने के लिए। अगर पियोन नहीं होगा या इंसुलिन नहीं होगा, पियोन के रूप में इंसुलिन नहीं होगा, तो सेल इंसुलिन को स्वीकार ही नहीं करेगी। सेल इंसुलिन को तभी स्वीकार कर पाएगी जब उसके साथ इंसुलिन होगा। इतनी सी सरल सी बात है। आप देखिए, जैसे आपके घर में कॉलिंग बेल होती है ना, आप कॉलिंग बेल को दबाते हैं तब कुछ देर बाद गेट खुलता है। ठीक उसी तरह से जब इंसुलिन जाता है ग्लूकोज के साथ सेल के घर के दरवाजे पर, तो सेल का दरवाजा खटखटाता है, या सेल को एक कॉलिंग बेल बजाता है, या उसके घर में घंटी बजाता है। घंटी बजाता है तो क्या होता है कि सेल थोड़ी देर बाद दरवाजा खोलती है, देखती है पियोन है, वो देखती है इंसुलिन है, इंसुलिन रूपी पियोन है, तो वो दरवाजा खोल देती है और इंसुलिन के जरिए जो है ग्लूकोज शरीर के अंदर चला जाता है और हमारा काम हो जाता है। अब मान लीजिए ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज था वो अगर कोशिका के अंदर चला गया, तो ब्लड में तो ग्लूकोज कम हो गया, ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाता तो ब्लड शुगर बढ़ जाता, ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता। लेकिन अब क्योंकि ब्लड में रहने वाला ग्लूकोज कोशिका के अंदर जा चुका है, अब तो ब्लड तो कम हो जाएगा हमारी कोशिका के अंदर, तो ये पियोन की आवश्यकता पड़ती है फाइल ले जाने के लिए। ठीक उसी तरह से इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है उस गेट को खटखटाने के लिए। और जब पियोन
को देख लेती है, इंसुलिन रूपी पियोन को जब सेल देख लेती है, तब वो दरवाजा खोल देती है। क्योंकि वो दरवाजा क्यों खोलती है? क्योंकि इंसुलिन को पहचानती है सेल। उनको पता है कि इंसुलिन लेकर आया है तो ये ग्लूकोज सही ग्लूकोज है और इसको हम शरीर के अंदर सेल के अंदर घुसा सकते हैं। अब क्या होता है, इंसुलिन अगर बीटा सेल के अंदर जितना पैदा होना चाहिए उतना अगर पैदा होता है, जैसे मान लीजिए अगर ग्लूकोज आपके शरीर में आ गया 100 ग्राम फॉर एग्जाम्पल, और अगर आपके शरीर के अंदर इंसुलिन पैदा हुआ 80 ग्राम, तो 20 बाकी के जो 20 ग्राम एक्स्ट्रा ग्लूकोज पैदा हो गया है, उसको तो सेल के अंदर घुसाने के लिए इंसुलिन मौजूद नहीं होगा, क्योंकि इंसुलिन पैदा कम हुआ है। अब मान लीजिए 120 ग्राम इंसुलिन पैदा हो गया और 100 ग्राम ही ग्लूकोज आपके शरीर के अंदर गया है, तो यानी कि 20 ग्राम इंसुलिन ज्यादा हो गया। तो ये जो ज्यादा या कम हो जाने की प्रक्रिया, उसमें हमें दिक्कत होती है। इंसुलिन अगर ज्यादा पैदा हो गया या इंसुलिन अगर कम पैदा हुआ, इन दोनों ही सूरतों में दिक्कत होती है। एक और सूरत में दिक्कत होती है जहां पर इंसुलिन होता तो है, लेकिन शरीर की जो सेल है वो पियोन को पहचानने से इनकार कर देती है। वो बोलती है, कौन हो तुम इंसुलिन, हम तुमको नहीं पहचानते, हमारा तुमसे कोई नाता रिश्ता नहीं है। अब मान लीजिए कि अगर कोई पुराना पियोन रिटायर हो गया और उसकी जगह पर नया पियोन आया, तो हो सकता है कि स्टाफ को उस पियोन से एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगे। इस वजह से अगर सिंथेटिक इंसुलिन हमारे सिस्टम में जाता है, या कभी कभी हमारे नेचुरल प्रक्रिया के अंदर सेल जो है वो इंसुलिन से रेजिस्टेंट हो जाती है, वो पहचानती नहीं है इंसुलिन को, पियोन को नहीं पहचान पाती है, तब उसके कारण से वो अगर इंसुलिन पैदा भी हो रहा है और वो जाके घंटी बजा भी रहा है, तो उस नए इंसुलिन को देखकर या उस इंसुलिन को देखकर कोशिका अपना दरवाजा नहीं खोलती ग्लूकोज को अंदर लेकर जाने के लिए। तो अगर पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज बन रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जितना इंसुलिन उतना ही ग्लूकोज, कोई दिक्कत नहीं होगी। 100 मिलीग्राम इंसुलिन, 100 मिलीग्राम चीनी या 100 मिलीग्राम ग्लूकोज, तो वो एक मिलीग्राम हर एक मिलीग्राम के साथ पेयर बना के वो जाके सेल के अंदर उसको लेकर जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरे केस में दिक्कत तब होती है जब इंसुलिन कम प्रोड्यूस होता है। अब इंसुलिन कम प्रोड्यूस होता है तो सेल के पास ग्लूकोज को लेकर जाने के लिए इतना इंसुलिन ही नहीं बना। जैसे मान लीजिए कि आप क्रिकेट खेलने के लिए गए हैं और आपकी टीम में तो 11 लोग हैं, लेकिन जो सामने वाली टीम है उसमें सिर्फ 6 ही लोग हैं, तो आप क्रिकेट खेल कैसे पाएंगे? नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि उनकी टीम में लोग कम है ना। तो एक के साथ एक आप प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। अगर आप बॉक्सिंग करना चाहते हैं तो सामने वाला कोई बॉक्सर आएगा तब बॉक्सिंग कर पाएंगे। ठीक उसी तरह से अगर इंसुलिन कम पैदा हुई है तो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज आ गया वो ब्लड में ही रह जाएगा, वो कोशिका के अंदर जा नहीं पाएगा। और अगर कोशिका के अंदर ना जा पाए तो आपातकालीन स्थिति हो जाएगी, ब्लड के अंदर ही रह जाएगा ग्लूकोज, और उसके फलस्वरूप काफी सारी समस्याएं होती है जो कि आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। इंसुलिन अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो तब भी एक दिक्कत है। तब ग्लूकोज और शरीर ग्लूकोज मांगता है। कभी कभी इसकी वजह से क्या होता है कि आपको लो ब्लड शुगर हो जाने के कारण आपको कुछ ना कुछ मीठा खाना पड़ता है, कुछ ना कुछ ऐसा खाना पड़ता है जिससे कि आपके शरीर के अंदर जो ज्यादा इंसुलिन सेक्रेट हो गया है वो सही तरीके से शुगर को एब्जॉर्ब करके इंसुलिन न्यूट्रलाइज हो सके। तो ये कुछ कुछ चीजें होती है। अब हम एक वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि ये प्रोसेस क्या है और होता कैसे है। एक सेकेंड। Your body uses glucose for energy. Glucose metabolism requires insulin, a hormone produced by your pancreas. Here's how normal glucose metabolism works and what happens when you have diabetes, a disease where your body either can't produce enough insulin or it can't use insulin properly. The food you eat consists of 3 basic nutrients: carbohydrates, protein, and fat. During digestion, chemicals in your stomach break down carbohydrates into glucose, which is absorbed into your bloodstream. Your pancreas responds to the glucose by releasing insulin. Insulin is responsible for allowing glucose into your body's cells.
glucose enters your cells, the amount of glucose in your bloodstream falls. If you have type 1 diabetes, your pancreas doesn't secrete insulin, which causes a buildup of glucose in your bloodstream. Without insulin, the glucose can't get into your cells. If you have type 2 diabetes, your pancreas secretes less insulin than your body requires because your body is resistant to its effect. With both types of diabetes, glucose cannot be used for energy, and it builds up in your bloodstream, causing potentially serious health complications. ये आपने एक वीडियो देखी जिसमें कि मैंने जो बताया था उसी चीज को एक वीडियो के माध्यम से रूपांतरण किया गया है। अब मैं आपको एक बार दोबारा ये जो वीडियो चलेगी, क्योंकि ये इंग्लिश में है, मैं आपको जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगी मैं आपको हिंदी में अनुवाद करता जाऊंगा कि हो क्या रहा है, और मैंने जो समझाया था एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर होती हुई आप Your देखेंगे। body uses glucose for हमारे energy. शरीर को Glucose ग्लूकोज चाहिए एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, hormone produced by और your pancreas. पैनक्रियास जो है बीटा सेल्स में Here's how इंसुलिन normal बनाता glucose है। metabolism अब जब and what ग्लूकोज happens किस when तरह you से have एब्जॉर्ब होता है हमारे शरीर में, ये हम लोग आगे So चल के your body देखेंगे। either can't produce enough insulin, अगर or शरीर it इंसुलिन produces insulin पर्याप्त मात्रा में नहीं बनाता तो क्या होता है, ये भी हम लोग जानेंगे। It consists of three अब basic शरीर के अंदर जब खाना जाता है, तो जब स्टमक के अंदर जब खाना जाता है पेट के अंदर, तो पेट में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम मिलकर खाने को chemicals in your अलग अलग छोटे हिस्सों में बदलते हैं जिसको ग्लूकोज कहते हैं। अब ग्लूकोज धीरे धीरे हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाता है, और ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाता है पैनक्रियास, फिर इंसुलिन बनाता है ताकि वो एब्जॉर्ब हो पाए। अब पीले रंग का पदार्थ जो आप देख रहे हैं ये इंसुलिन है। अब इंसुलिन आप देखिए, एक एक इंसुलिन एक एक ग्लूकोज के साथ मिल करके सेल के पास जा रहा है। अब सेल का दरवाजा खटखटाएगा, कॉलिंग बेल मारेगा, और कॉलिंग बेल मारेगा तो दरवाजा खुल जाएगा और इंसुलिन अंदर चली जाएगी। अब इंसुलिन को सेल ने पहचान लिया है, तभी उसने दरवाजा खोला और वो अंदर चला The गया। amount of glucose in your bloodstream. और जैसे ही सेल के अंदर चला गया ग्लूकोज, तो ब्लड स्ट्रीम के अंदर शुगर की मात्रा जो है अपने आप कम हो गई, क्योंकि शुगर की खपत हो गई। अब टाइप 1 डायबिटीज में पैनक्रियास बनाता ही नहीं है इंसुलिन, Buildup of glucose in your bloodstream. और अगर बनाता ही नहीं है तो उससे क्या होता है, आपके ब्लड स्ट्रीम में सिर्फ ग्लूकोज रह जाता है, उसको पचाने की क्षमता तो शरीर के पास रहती नहीं है। Without insulin, the glucose और can't क्षमता ना get रहे, अगर इंसुलिन ना रहे, तो सेल के अंदर ग्लूकोज को घुसने की अनुमति नहीं मिलती है। If you have type 2 और अगर टाइप 2 डायबिटीज हो तो जिस मात्रा में बनना चाहिए, आप देखिए सफेद ग्लूकोज अकेले रह जा रहे हैं, उसके साथ पीला पदार्थ नहीं है, यानी कि जिस मात्रा में शुगर बना उस मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाया। और इंसुलिन के रहते हुए भी कभी कभी अंदर नहीं जाने देता है ग्लूकोज को, बहुत ज्यादा इंसुलिन की जरूरत पड़ती है तब जाके वो द्वार खुलते हैं। इन दोनों तरीकों में इंसुलिन या तो बनता नहीं है पर्याप्त मात्रा में, या तो जो बनता है उसको शरीर पहचानता नहीं है, जिसकी वजह से ब्लड स्ट्रीम के अंदर बहुत ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है। अब देखिए, अभी ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये जो ग्लूकोज है सफेद रंग का, उसके साथ पीला पदार्थ नहीं है, उसके साथ पीला पदार्थ होगा तभी जाकर वो सेल के अंदर जा पाएगा। आशा करता हूं कि इस वीडियो प्रेजेंटेशन से आप समझ पाए हो कि ये किस तरह से काम करता है। अब इसके कंसीक्वेंसेस समझते हैं। है तो हालांकि इसके बहुत सारे कंसीक्वेंसेस, लेकिन हम कुछ ही कंसीक्वेंसेस को समझेंगे। इसका फलस्वरूप क्या होता है, जब आपके शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और मतलब वो ग्लूकोज जो है सेल के अंदर नहीं घुस पाता, तो ग्लाइकोसिलेशन नाम की एक चीज होती है, जिसमें क्या होता है, शुगर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बॉन्ड करते हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के साथ। हमारे शरीर के अंदर कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जिनको हम कह सकते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये जो एचडीएल और एलडीएल, आपने शायद ये टर्म पहले भी सुना होगा, ये जो है ये ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स होते हैं। ये क्या काम करते हैं हमारे शरीर के अंदर, ये कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाते हैं। अब आप गौर कीजिए कि जैसे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, तो इसका नाम देखिए लिपोप्रोटीन। क्या है ये? लिपोप्रोटीन।
ये प्रोटीन है एक तरह का। अब होता क्या है कि शुगर जब ब्लड के अंदर मिक्स ज्यादा हो जाता है तो वो ब्लड के अंदर हमारे जो लिपोप्रोटीन है, लो डेंसिटी, देखिए एलडीएल अपने आप में बुरा नहीं है, एलडीएल या एचडीएल दोनों ही अपने आप में बुरे नहीं है, लेकिन एलडीएल जब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के साथ, प्रोटीन के साथ शुगर का मॉलिक्यूल जुड़ जाता है, तब वो एक इनसेपरेबल बॉन्ड बनाता है, या वो एकदम ऐसे गोंद की तरह या मैदे की तरह चिपक जाता है, फिर हटा नहीं सकते उसको। तो शुगर जो आपके ब्लड में अधिकाधिक मात्रा में जो शुगर प्रवाहित हो रहा है, वो जब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के साथ जब चिपक जाता है तो वो एक ऐसा बॉन्ड बनाता है जो पैथोजेनिक है, जो कि शरीर के अंदर कीटाणुओं को बनाने का, शरीर के अंदर विकार पैदा करने का, शरीर के अंदर नुकसान पहुंचाने का काम कर सकते हैं, जो कि आपके शरीर के अंदर इन्फेक्शन हो जाए ऐसा एक माहौल पैदा करते हैं, शरीर के अंदर एक अनुकूल परिस्थिति पैदा करते हैं इन्फेक्शन के लिए, तरह तरह के मतलब अलग अलग तरह की माइक्रो बॉडीज के लिए एक प्रतिकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति पैदा करता है। तो एलडीएल बुरा नहीं है, एलडीएल के साथ जब शुगर का मॉलिक्यूल मिल गया तब बुरा है, ठीक है। अब जो एलडीएल है वो जब शुगर के मॉलिक्यूल के साथ मिक्स हो जाता है तब एक एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट बनाता है, जो कि एक बहुत ही चिपचिपा पदार्थ होता है, और ये चिपचिपा पदार्थ आपकी धमनियों और सिराओं में जम जाता है। आप जो यहाँ पीले रंग का देख रहे हैं, पीले या सुनहरे रंग का, ये वही ऑक्सीडाइज एलडीएल है, या वही चीनी के साथ मिक्स होके जो चिपचिपा पदार्थ बनता है वो है। अगर ये आपके धमनियों और सिराओं में लगातार अगर शुगर की मात्रा ज्यादा है, और एलडीएल तो हर किसी के शरीर में होता ही है, तो वो उसके साथ जब मिक्स होना शुरू होता है तो धीरे धीरे आपकी धमनियों और सिराओं को ब्लॉक करना शुरू कर देता है, और ब्लॉक करने के बाद तरह तरह की दिक्कतें आपको आती हैं। वो चाहे हार्ट की समस्या हो, बहुत सारे लोगों को आजकल 25-25 साल की उम्र में जो है हार्ट अटैक की समस्या हो रही है, वो काफी हद तक इस कारण की वजह से, क्योंकि वो अपने शरीर के अंदर ग्लूकोज को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दिन में खाना तो 3 टाइम खाएंगे, और शरीर के अंदर जो खाना खा रहे हैं उससे ग्लूकोज पैदा भी शरीर दिन में 3 बार होगा, लेकिन अगर वो नियमित मात्रा में ना हो, अगर उसे सही तरीके से इंसुलिन के द्वारा पचाया ना जाए, तो काफी ज्यादा नुकसानदेह चीजें हमारे शरीर के अंदर हो सकती है। हार्ट की समस्या हो सकती है, धमनियों और सिराओं की समस्या हो सकती है, बीपी की समस्या हो सकती है, किडनी की समस्या हो सकती है, आंखों की समस्या हो सकती है, हमारे प्रजनन तंत्र से रिलेटेड समस्या हो सकती है। शायद इसी वजह से कहते हैं कि डायबिटीज इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, क्योंकि सारी की सारी समस्याएं डायबिटीज की वजह से होना संभव है। तो ये एक प्रोसेस को मैंने आपको बताया कि किस प्रोसेस से ये सारी चीजें आपके सिस्टम के अंदर होती हैं। अब ये समझते हैं कि दवाइयां करती क्या है हमारे शरीर के अंदर। जब हम डायबिटीज के लिए दवाई लेते हैं तो उनका फंक्शन क्या है, उनको किस तरह से ये परफॉर्म करती है। इसका सबसे पहला कैसे हमारे बॉडी को इफेक्ट करती है ये हम समझते हैं। इसका सबसे पहला काम क्या है कि पैनक्रियास में कुछ ऐसे केमिकल जाते हैं जो कि इंसुलिन को रिलीज करने के लिए शरीर को बाध्य करते हैं, शरीर से इंसुलिन पैदा करवाते हैं। जैसे गाय दूध देती नहीं है, गाय से दूध निकाला जाता है, ठीक उसी तरह से ये जब मेडिकेशन अंदर जाती है तब ये शरीर के अंदर कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस करती है कि शरीर खुद ब खुद इंसुलिन पैदा करना शुरू कर देता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब लंबे समय में आदी हो जाता है शरीर इसके, तब वो खुद ब खुद बनाता ही नहीं है, वो वेट करता है कि दवाई आएगी तब हम बनाएंगे। भाई अभी खुद से क्यों बनाए, दवाई आएगी तब बनाएंगे, आदी हो जाता है शरीर। अभी क्या है कि दूसरा फंक्शन क्या है दवाइयों का, दूसरा फंक्शन ये है कि शुगर जो है हमारे लिवर के अंदर भी स्टोर होता है, तो ग्लाइकोजन नाम से स्टोर होता है, तो उसको स्टोर लिवर ना कर पाए ऐसी एक व्यवस्था पैदा करती है ताकि वो शुगर ज्यादा रिलीज ना करे, क्योंकि ग्लूकोज अगर लिवर भी रिलीज करेगा तो एकदम से बाहर से भी आ रहा है और एकदम से शरीर के अंदर से भी आ रहा है तो ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से लिवर को रोकती है शुगर को रिलीज करने से। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का जो ब्रेकडाउन है, कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, उन एंजाइम्स को ब्लॉक करती है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ पाए, कार्बोहाइड्रेट को टूटने ही नहीं देती है, ये इसका एक फंक्शन है। इसके अलावा इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। इसके बहुत सारे कारण हैं, सेल काफी सारे कारणों की वजह से सेंसिटिव हो जाता है इंसुलिन से। वो जैसे मान लीजिए आपकी वाइफ है,
तो वाइफ तो आप ही की है, लेकिन कभी कभी आपसे रूठ जाती है। तो अगर आपकी वाइफ आपसे रूठ जाती है तो आपकी छोटी मोटी कही हुई बातों को भी हो सकता है ना माने। ठीक उसी तरह से इंसुलिन का और सेल का भी वैसा ही रिश्ता है। कभी कभी इंसुलिन से सेल रूठ जाती है, और रूठ जाती है तो उसको पहचानने से इनकार कर देती है, जाओ हम तुम्हें नहीं पहचानते, जाओ हम तुमसे बात नहीं करेंगे। तो आसान शब्दों में इतना ही समझिए कि जब इंसुलिन के रहते हुए भी सेल उसको पहचानने से इनकार कर देती है तो वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी उसको कह सकते हैं। और ये सेंसिटिविटी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज थोड़ा टेक्निकल ऑलरेडी मैं हो चुका हूँ। तो किडनी की जो एबिलिटी है शुगर को लेने की, वो भी दवाइयों से थोड़ी कम हो जाती है। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर जो फूड का मूवमेंट है, हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है, उसको भी इफेक्ट दवाइयां करती है जब हम फार्मास्यूटिकल मेडिसिन लेते हैं तब। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो कि मतलब अल्प समय के लिए तो अच्छी चीज होती है, क्योंकि आपातकालीन स्थिति में दवाइयां हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इमरजेंसी सिचुएशन में जो चीजें दवाइयां कर सकती हैं, वो चीज और कोई भी चीज ब्रह्मांड में कर नहीं सकती। ये आपातकालीन स्थिति में तो ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन लंबे समय तक जब ये सारी चीजें होती है तो शरीर के अंदर एक दबाव पैदा होता है, और शरीर को एक केमिकल की मदद से एक खास फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। लेकिन अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो रेनेटस का न्यूट्रिशन अगर हम लेते हैं तो इससे हमारे शरीर के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, या इससे हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी थोड़ा समझते हैं। ये क्या करता है कि शरीर की बीटा सेल की जो पैनक्रियास के अंदर जो बीटा सेल होते हैं, उसकी जो इंसुलिन पैदा करने की नेचुरल क्षमता जो है, प्राकृतिक क्षमता है, उस प्राकृतिक क्षमता को बढ़ाता है। यानी कि पैनक्रियास के अंदर जाके उसके केमिकल की मदद से उसको कोई जबरदस्ती काम करने के लिए मजबूर नहीं करता। ये उसको कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम पैनक्रियास तुम बीटा सेल को कहो कि इंसुलिन को रेगुलेट करे, इंसुलिन को बढ़ाए। तो अब क्या है कि पैनक्रियास को इतना मजबूत कर देते हैं हम, बीटा सेल्स को इतना मजबूत कर देते हैं कि अपना काम वो करें, पहले ही करें। क्योंकि जब आप पैदा हुए थे, जब आप 10 साल 20 साल 30 साल के हुए थे, तब तो ये प्रॉब्लम आपको थी नहीं। तब आपके शरीर के अंदर बीटा सेल कमजोर नहीं थी, तब आपके शरीर के अंदर बीटा सेल मजबूत थी। तो मजबूत बीटा सेल कमजोर हो जाती है बहुत सारे कारणों से। तो ये क्या करता है सप्लीमेंट, उसको फिर से जाके मजबूत करता है, उसको बाध्य नहीं करता, उससे जबरदस्ती कुछ नहीं करवाता, सिर्फ उसको सशक्त करता है, उसको मजबूत करता है, उसको अपना फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करता है। इसके अलावा और क्या करता है, हमारे ब्लड का पीएच और हमारे बॉडी का पीएच बढ़िया बनाए रखता है। क्योंकि अगर हमारे शरीर का, हमारे ब्लड का पीएच बढ़िया बना रहेगा तो वो एक लेस फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा पैथोजेनिक बैक्टीरिया के लिए। और ये क्या करता है, लिवर को लेस रिएक्टिव बनाता है ग्लूकोज से। अगर आप बहुत ज्यादा ग्लूकोज लेते हैं तो लिवर भी एकदम हाई अलर्ट मोड में रहता है कि कब ग्लूकोज आएगा, तो यार मुझे एक्स्ट्रा ग्लूकोज को सेव करना पड़ेगा। क्योंकि ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोजेनेसिस बोलकर एक प्रक्रिया होती है जिससे शरीर ग्लाइकोजन के तौर पे ग्लूकोज को अपने अंदर सेव करके रखता है कि कभी अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको रिलीज करके ये कर देंगे, यूज कर लेंगे। तो लिवर के ऊपर भी बर्डन कम पड़ता है अगर हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेते हैं तो वो ग्लूकोज की सिंथेसिस भी बहुत आसान हो जाती है। और ब्लड के अंदर जो इन्फेक्शन वाला वातावरण बन रहा था ज्यादा चीनी के प्रभाव में या ज्यादा ग्लूकोज के प्रभाव में, वो नहीं बनता है अगर हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को लेते हैं तो इसके होने वाला जो प्रभाव है वो कम पड़ता है। इसके अलावा दो चीजें हैं, या तो अगर आपके शरीर के अंदर शुगर बढ़ रहा है तो या तो शुगर खाना बंद कर दे, या उसके शुगर को पचाने की काबिलियत को बढ़ा ले। दोनों में से कौन सा करना उचित है? खाना कम तो कर ही सकते हैं, लेकिन उसको पचाने की काबिलियत अगर बढ़ा दे तो हमारी प्रॉब्लम वहां भी सॉल्व हो जाएगी। तो ये क्या करता है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हमारे क्या करते हैं कि हमारे शुगर को, बॉडी की जो डाइजेस्ट करने की एबिलिटी है, वो चीनी को डाइजेस्ट करने की, ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने की जो क्षमता है उसको बढ़ा देते हैं। और केमिकली ब्लॉक नहीं करते शुगर को, वो सिर्फ शरीर की नेचुरल क्षमता को बूस्ट करते हैं। इसके अलावा इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी कम करते हैं। कैसे सेंसिटिविटी को कम करते हैं? अब जब कोई भी नेचुरल पदार्थ जब शरीर से दोस्ती करके शरीर के अंदर जाता है तो शरीर उसको उसके साथ धक्का मुक्की नहीं करता है। अब आप खुद ही सोचिए, आप अपने दोस्त के साथ जाएंगे तो आप धक्का मुक्की या लड़ाई झगड़ा तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि आप उसको जानते हैं, वो आपको जानता है, आपके बीच में एक अच्छा संबंध है। तो लेकिन जब कोई एक दूसरे को नहीं जानता है तो उनमें ज्यादा बहस
या ज़्यादा धक्का-मुक्की होने का चांस है। ठीक उसी तरह से जब रेनेटस के प्रोडक्ट्स शरीर के अंदर जाते हैं, सिस्टम के अंदर जाते हैं, अब वो चाहे ज़ैनप्रो हो, चाहे रेनेटस नोवा हो, चाहे काढ़ायु हो, चाहे इम्यूज़ैंथ हो, ये शरीर के अंदर क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ये शरीर के अंदर जाकर शरीर से दोस्ती बना लेते हैं और दोस्ती होने के बाद इनका कोई रिएक्शन या इनका कोई दुष्प्रभाव शरीर के साथ नहीं होता और ये इंसुलिन को सेल को सेंसिटिविटी जो है सेल की इंसुलिन के प्रति उसको भी कम करते हैं, यानी कि सेल जो नाराज थी इंसुलिन से उनकी नाराजगी में पैचअप करवा देते हैं, वो काउंसलर का काम करते हैं। इसके अलावा और क्या होता है, ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, इम्यून परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, क्योंकि इसके अंदर विटामिन B1 और ALA होता है, अल्फा लिनोलिक एसिड। ये दोनों ही हमारे मेटाबॉलिज्म को मतलब चीनी को पचाने की या ग्लूकोज को पचाने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। विटामिन B1 हमारे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स में है। हर कह लीजिए हमारे हर प्रोडक्ट के अंदर विटामिन B1 है और हमारे खास करके रेनेटस नोवा के अंदर और ज़ैंथ प्रो और इम्यूज़ैंथ के अंदर अल्फा लिनोलिक एसिड भी है, जो कि हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। इसके अलावा जो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, नर्व सेल्स को डैमेज हो चुका है, हमारी धमनियों और सिराओं को अभी तक जो नुकसान पहुंच चुका है एक्स्ट्रा शुगर की वजह से, उसकी भरपाई भी करता है। तो ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। अब आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? आपको सिर्फ सप्लीमेंट के भरोसे रहना चाहिए? शायद नहीं। आपको लोगों को पता है कि वो अपने डाइट का ख्याल रखेंगे, सब कुछ रखेंगे, फिर भी वो इंश्योरेंस कराते हैं, फिर भी वो हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ों को देखभाल करने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो बीमार नहीं पड़ेंगे। सारी चीज़ ठीक करने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो मरेंगे नहीं। इस बात की गारंटी कि मरेंगे ज़रूर, है ना? तो अभी क्या है, खैर ये तो समझाने की बात हुई, कोई ऊपर वाला ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो। लेकिन प्रिकॉशन क्या-क्या रखने हैं, हमें क्या-क्या परहेज़ रखने हैं या क्या-क्या नेचुरल रेमेडीज़ हैं जो कि हमें डायबिटीज के सिम्टम्स को सिम्प्टोमेटिक रिलीफ देने में हमें मदद कर सकती है। सबसे पहले तो आपको जो रिफाइंड शुगर है अपने डाइट से उसको बंद कर देना है। कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से गुड़ को हेल्दी माना जाता है और चीनी को बुरा माना जाता है। चीनी के अंदर बहुत ज़्यादा कह लीजिए चीनी को प्रोसेस करने के लिए सिंथेटिक्स का इस्तेमाल होता है, मतलब एक केमिकल का इस्तेमाल होता है। तो अगर आप रिफाइंड शुगर या शुगर को बंद कर देते हैं, तो आपके शरीर के अंदर जो शरीर ने सेव करके रखा है लिवर में ग्लूकोज, उसको इस्तेमाल करता है। आपके लिवर के ऊपर फैट की कोटिंग हट जाती है। आपका पैनक्रियास में बीटा सेल ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं जब आप शुगर को ब्लॉक कर देते हैं अपनी डाइट से। शुगर नुकसानदेह तो होता ही है। आपको अगर यूज़ करना है, आप शहद या आप गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी थोड़ी बहुत मात्रा में। अगर आप डायबिटीज़ को किस में सिम्प्टोमेटिक रिलीफ चाहिए, तो सप्लीमेंट के साथ-साथ आपको अपने डाइट में हेल्दी फाइबर ऐड करना है। आप देखेंगे कि ये जो प्लेट में हरा हरा जो हिस्सा है, उसमें फाइबर ही फाइबर है, उसके अंदर गूदा ही गूदा है। तो आप अगर इस तरह से ग्रीन वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खाते हैं, तो उसमें फाइबर बहुत अच्छी खासी तादाद में होता है और फाइबर आपके शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज की रिलीज को स्लो कर देता है, जो कि आपके सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती। एक्सरसाइज आपको रेगुलरली करनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बीटा सेल्स एक्टिव रहती है, आपके शरीर के अंदर गर्मी पैदा होती है और किसी भी तरह के अंग प्रत्यंग जो है वो शिथिल नहीं होते। इसके अलावा आपको एक लो कार्ब या लो कैलोरी डाइट की जरूरत है। अभी तक देखिए, हम लोग बहुत सारे लोगों को ये सोचना पड़ता है कि भाई जीने के लिए खा रहे हैं या खाने के लिए जी रहे हैं। हम लोगों को जिंदा रहने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रहने के लिए जितना खाना खाना चाहिए उससे कई ज्यादा खाना हम खाते हैं और जब ओवरलोड हो जाता है हमारी इस मशीन के ऊपर, तब जाकर दिक्कत आती है। तो अगर आप सिस्टमैटिकली खाते हैं, अगर आप पोर्शन साइज आपकी कम रहती है, खाना अगर आप सीमित मात्रा में खाते हैं, लो कैलोरी डाइट या लो कार्ब डाइट अगर आप मेंटेन करते हैं, लिमिट में फूड खाते हैं, लिमिट में खाना खाते हैं, तो आपको ये डायबिटीज वाली समस्या कम होगी। या आपको अगर ऑलरेडी है तो ये समस्या अगर नहीं है तो होगी नहीं, और अगर ऑलरेडी है तो इससे आपको सिम्प्टोमेटिक रिलीफ मिल पाएगी। इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हैं, यानी कि 8 घंटे कुछ ना खाएं, मतलब शाम का खाना काफी जल्दी खा लें, देर रात तक ना खाएं और सुबह उठ के फिर अगला खाना खाएं। मतलब एक खाने और दूसरे खाने के बीच में 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे का गैप भी आप रख सकते हैं। किसी के लिए ये संभव नहीं होता है, इसलिए मैं हर किसी को ये सलाह नहीं दूंगा। आपको जैसा ठीक समझ में आता है आप वैसा कर सकते हैं, बाकी की सारी चीजों को मानते हुए। आप फिक्स्ड मील टाइम मेंटेन करिए। अगर आपको 7 बजे शाम को खाना खाना है
तो आप हर दिन 7 बजे ही खाइए। ऐसा नहीं कि कभी 7 बजे खा लिया, कभी 8:30 बजे खा लिया, कभी 9 बजे, कभी 11 बजे। आपके शरीर में इंसुलिन पैदा होना शुरू हो जाता है। आपके शरीर के अंदर आपके ग्रेलिन सेक्रेट होना शुरू हो जाती है, जिससे आपको भूख लगना शुरू होती है। और ग्रेलिन के सेक्रेट होने के साथ-साथ धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा इंसुलिन आपके शरीर के अंदर सेक्रेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको तेज़ भूख लगती है। आप देखें कि अगर आप 7 दिन तक अगर लगातार 7 बजे खाना खा लें, तो आपको 8वें दिन अपने आप 7 बजे भूख लग जाएगी, क्योंकि बॉडी क्लॉक उस हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। अभी क्या है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और गुड प्रोटीन आपको खाना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जैसे होल ग्रेन्स, या जैसे ये आप प्लेट में देख सकते हैं कि ज्वार, बाजरा या अलग-अलग तरह के मतलब चना, मूँग, इन सब के अंकुरित करके ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। ये अच्छे, इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं और इसमें जो कार्ब्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो कि आपके शरीर को फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो जब आप खाएँ तो ये सारी चीज़ें खाएँ और ओवर ईटिंग यूजुअली ना करें। समय से सोना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सही तरीके से अगर डायबिटीज़ चाहते हैं आपकी ना हो, या अगर हो चुका है तो उसके तकलीफ़ को कम करना चाहते हैं, आने वाले ऐज में अगर आप चाहते हैं कि आपको दूसरी, तीसरी, चौथी बीमारी ना लग जाए, तो आप रेनेटस के प्रोडक्ट्स का सेवन करें। और इस तरीके से आप किसी को बता सकते हैं कि रेनेटस के प्रोडक्ट्स किस तरीके से फ़ायदा करते हैं हमारे शरीर करते हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो क्या फ़ंक्शन परफ़ॉर्म करते हैं और किस तरीके से वो शरीर का जो पियोन है, जो इंसुलिन को सेल से पहचान करवा देता है, दोस्ती करवा देता है, ताकि इंसुलिन सही मात्रा में पैदा भी हो और इंसुलिन सही तरीके से फ़ंक्शन भी परफ़ॉर्म कर पाए। तो आशा करता हूँ कि आज की जो जानकारी थी, वो आपको समझ में आई है। अब मैं चाहूँगा कि अगर आपके कोई सवाल हैं, आप में से पैनल में जो भी लोग Recording stop.